चलिए गाइज, अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई के कौन कौन से कारण होते हैं। देखिए, महंगाई के ये मैंने कारण लिख रखे हैं, एक बार आप वीडियो पॉज करके देख लेना कि महंगाई के कौन कौन से कारण हैं, किन कारणों से महंगाई बढ़ती है। जैसे प्राथमिक कारण सार्वजनिक खर्च में वृद्धि, सरकार द्वारा घाटे का बजट लाना, जनसंख्या वृद्धि, जमाखोरी, वास्तविक कमी, निर्यात, व्यापार संघ, करों में कटौती। तो ये सारे क्या है कि ये 12 प्रकार के कुल कारण हैं महंगाई के कारण, जो मुख्य मुख्य हैं। और यहाँ से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा महंगाई का कारण है और कौन सा नहीं है। तो इन 12 जो कारण है मुख्य मुख्य, इनके बारे में हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं प्राथमिक कारण की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु की मांग पूर्ति से ज़्यादा हो जाए, है ना। मांग क्या है कि पूर्ति से ज़्यादा हो गई, है ना, तो उसमें तो कीमत बढ़ेगी। जैसे लॉकडाउन में वस्तुओं की कीमतें बढ़ना, इसमें क्या होता है कि लॉकडाउन में पूर्ति तो अधिकतर वस्तुओं की नहीं हो पाई और मांग भी बढ़ी कई सारी वस्तुओं की। जैसे मान लो दवाई की मांग लॉकडाउन के अंदर बढ़ गई, लेकिन पूर्ति नहीं हो पाई इतनी, क्योंकि लगभग सभी चीज़ें बंद थी लॉकडाउन के अंदर। तो ये प्राथमिक कारण है, इससे महंगाई बढ़ती है। और एक दूसरा पॉइंट यह है, जब साधन कीमत यानी कि फैक्टर प्राइस बढ़ जाए तो परिणाम स्वरूप उत्पादन की लागत बढ़ेगी, इस कारण फिर वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है। साधन लागत यानी फैक्टर प्राइस, फैक्टर किसे बोलते हैं, साधन, हिंदी में बोलते हैं इसको साधन, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के कौन कौन से साधन होते हैं, ये 3-4 साधन होते हैं। जैसे भूमि हो गया, श्रम हो गया, मशीन और साहसी हो गया, है ना। तो ये 4-5 जो मैंने आपको अभी उदाहरण बताए वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। अगर जिनमें से अगर मैं एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लेबर की बात करूं, मान लीजिए साधन कीमत यानी कि लेबर की मैं बात करूं, लेबर की कीमत बढ़ गई, लेबर की मजदूरी बढ़ा दी, है ना, तो उत्पादन की लागत उससे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, क्योंकि अगर मजदूरी बढ़ा दी उनकी मजदूरों की, तो उनको मजदूरों को अधिक मजदूरी का भुगतान भी करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मजदूरी बढ़ा दी। तो वो मजदूरी उसका भुगतान कैसे होगा, क्योंकि जो उत्पादक है ना, वो जो वस्तु जो बना रहा है, मतलब मजदूरों से बनवा रहा है, उसकी कीमत बढ़ा देगा, है ना। तो उत्पादन की लागत इस प्रकार बढ़ जाती है, और उत्पादन की लागत इस प्रकार बढ़ी तो फिर क्या है इसका कारण, फिर वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। तो ये प्राथमिक कारण है कि वस्तुओं की कीमत क्यों बढ़ती है, मुद्रास्फीति क्यों बढ़ती है। तो ये प्राथमिक कारण है, जब मांग पूर्ति से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या फिर जब साधन कीमत बढ़ जाए और जिसके कारण फिर उत्पादन की लागत बढ़ जाए। उत्पादन की लागत बढ़ेगी तो वस्तुओं की कीमत भी बढ़ेगी। तो ये प्राथमिक कारण है। सार्वजनिक खर्च में वृद्धि, अगर सरकार इंक्रीज कर दे इन पब्लिक स्पेंडिंग, यानी कि सरकार जब सार्वजनिक खर्च में वृद्धि कर दे तो उससे भी महंगाई बढ़ती है, क्योंकि लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी उससे, है ना। जैसे अल्पविकसित देश है, तो अल्पविकसित देशों की सरकार क्या करती है कि अर्थव्यवस्था के विकास से ज़्यादा खर्च करती है, जैसे पुल इत्यादि बनाना। जैसे मान लो कोई भी अल्पविकसित देश है ना, तो वो अपने देश का विकास करना चाहता है। जैसे मान लो उसने कोई पुल बना दिया, अब वो पुल किससे बनवाएगा, वह सार्वजनिक खर्चा कर रहा वो, और वो पुल पुल बनवाएगा, रेलवे लाइन बिछवाएगा, एयरपोर्ट बनवाएगा, है ना। तो इस प्रकार से वो सार्वजनिक खर्चा ज़्यादा करेगा। तो ये पुल वगैरह कौन बनाएगा, मजदूर बनाएंगे, श्रमिक बनाएंगे। तो श्रमिकों को मजदूरी मिलेगी और उनके पास पैसा मिलेगा, यानी मजदूरी आएगी, पैसा ज़्यादा आएगा, तो वो डिमांड करेंगे। तो इस प्रकार से भी क्या होता है कि महंगाई बढ़ जाती है। तो ये दूसरा कारण है, सार्वजनिक खर्च में वृद्धि। तीसरा कारण है, सरकार द्वारा घाटे का बजट लाना। सरकार द्वारा घाटे का बजट लाना, इसमें सरकार की आय तो होती है कम और खर्चा होता है ज़्यादा, तो लोगों की क्रय क्षमता बढ़ जाती है ना। और क्रय क्षमता बढ़ेगी तो उनकी मांग भी बढ़ेगी, और पूर्ति को हम यथावत मान के चलते हैं, सप्लाई को हम सेम मान के चलते हैं। और अगर ऐसा होता है तो कीमतें लगातार बढ़ती चली जाती है। तो ये भी एक कारण है, सरकार द्वारा घाटे का बजट लाना, इससे महंगाई बढ़ती है। जनसंख्या वृद्धि की हम बात करें तो जनसंख्या वृद्धि, जितनी जनसंख्या होगी बढ़ती जाएगी तो वो मांग तो करेगी ना, है ना। तो मांग करेगी तो वस्तुओं की अगर ज़्यादा मांग बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेगी। तो जनसंख्या वृद्धि भी महंगाई का एक कारण है। मुद्रास्फीति जनसंख्या वृद्धि के कारण भी बढ़ती है। जमाखोरी और कालाबाजारी, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको होर्डिंग, इसके कारण भी मुद्रास्फीति बढ़ती है। कैसे, जैसे मान लो गेहूं की कीमत 30 रुपये प्रति किलो है ना, और कीमत बढ़ के 50 रुपया प्रति किलो हो गई। अब सरकार ने बोला कि भाई साहब आप ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं चलेगा, आप 50 रुपये में ऐसे कैसे बेच दोगे, आप 40 में बेचो। तो जो व्यापारी है ना, वो इसका क्या करने लग जाएंगे,
इसका स्टॉक जमा करने लग जाएंगे, यानी कि वो बेचना बंद कर देंगे। वो ये सोच के बंद कर देंगे बेचना कि सरकार ने महीने 2 महीने के लिए ही सरकार नियंत्रण लगाएगी इस पर, मुद्रास्फीति के ऊपर, और जैसे नियंत्रण खत्म हुआ हम वापस 50 रुपये के हिसाब से बेच देंगे, है ना। तो इस हिसाब से क्या होता है कि बाद में मान लो सरकार ने नियंत्रण हटा दिया, सरकार बोली कि आप 30 की वस्तु को 50 में मत बेचो, आप 40 में बेचो, है ना। अब वो 40 में भी नहीं बेच रहे, तो उन्होंने क्या किया, स्टॉक जमा कर लिया। अब स्टॉक जमा करेंगे तो कीमतें तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि डिमांड तो बढ़ी रही है, पूर्ति थोड़ी हो रही है। तो ये कालाबाजारी के कारण भी क्या होता है कि कीमतें बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। एक होता है वास्तविक कमी, इसमें क्या होता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है उसकी पूर्ति घटने के कारण उत्पादन कम होगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि जब श्रमिक नहीं मिलेंगे, मान लो कोई भी वस्तु का उत्पादन श्रमिक कर रहे हैं और उस इंडस्ट्री को श्रमिक नहीं मिल रहे उत्पादन करने के लिए उस वस्तु का, है ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मानते हैं जैसे भूमि हो गया, श्रम हो गया, साहसी हो गया, तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनको उत्पादन के इनको साधन मानते हैं, भूमि, श्रम और साहसी को। अब मान लीजिए कोई व्यापारी किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है और उसको श्रम यानी कि श्रमिक नहीं मिल रहे, मजदूर नहीं मिल रहे, तो उत्पादन तो घटेगा। और मांग अगर बढ़ती चली जाएगी, उत्पादन हो नहीं रहा, मांग बढ़ रही है, तो कीमतें तो बढ़ेगी। तो ये वास्तविक कमी बोलते हैं इसको, और इस कारण भी महंगाई बढ़ती है। निर्यात के कारण भी महंगाई बढ़ती है। मान लो सरकार के पास कोई भी 100 यूनिट है कोई भी वस्तु की, तो 50 तो वो करती है निर्यात और 50 वो घरेलू काम में लेती है, देश के काम में। अब सरकार ने कहा कि भाई साहब नहीं, हम तो 80 का निर्यात करेंगे। अब 100 में से 80 का कर दिया निर्यात, तो बची कितनी, 20। अब लेकिन देश के अंदर मांग कितनी है, 50 की। अब मांग घरेलू मांग की पूर्ति घट जाती है, यानी कि घरेलू मांग कितनी है, 50, है ना। तो इसके लिए सप्लाई तो घटेगी ना, सप्लाई घट गई क्योंकि 50 की पहले पूर्ति हो रही थी, अब 20 की हो रही है। तो इस प्रकार क्या है कि कीमतें बढ़ जाती है, निर्यात के कारण भी कीमतें बढ़ जाती है, क्योंकि आप बाहर भेज रहे हो सामान को, तो देश में लोग वो मांग कर रहे हैं, तो उनको आप क्या दोगे, उनके लिए कम ही छोड़ोगे आप। तो अगर कम छोड़ोगे आपको उनके लिए सामान और वो मांग करेंगे ज़्यादा, तो कीमतें तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो निर्यात के कारण भी कीमतें बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। व्यापारिक संघ की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि मान लो कोई ये कंपनी है ना, तो ट्रेड यूनियन यानी व्यापारिक संघ ने हड़ताल धरना प्रदर्शन करके अपनी मजदूरी बढ़ा दी, अपनी मजदूरी बढ़वा ली। तो मजदूरी अगर उनकी बढ़ेगी, जैसे मान लो मजदूरों की मजदूरी 10% बढ़ा दी, तो इसमें जो उत्पाद है ना, उत्पाद की कीमत बढ़ा देंगे वो कंपनी वाले। ये जो कंपनी है वो मजदूरों की मजदूरी 10% तो बढ़ा दी, लेकिन इस बढ़ी हुई मजदूरी का भुगतान कैसे करेंगे, वो उत्पाद की कीमत को बढ़ा देंगे। उत्पाद की कीमत बढ़ाने से क्या होगा, उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा और ज़्यादा पैसे से वो मजदूरी का भुगतान कर देंगे। तो इस प्रकार उत्पाद की कीमत बढ़ गई मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने से। तो ये भी एक कारण है इसका, मुद्रास्फीति का, कि मुद्रास्फीति क्यों होती है, उसका ये एक कारण है। करों में कटौती की अगर हम बात करें, अगर करों में कटौती होगी तो इसमें क्या हो कि लोगों के पास में हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा। सरकार टैक्स तो ले नहीं रही, कटौती कर दी, भाई हम आपसे टैक्स कम लेंगे। अब लोगों के पास पैसा ज़्यादा बच गया, है ना, तो उनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी, क्रय क्षमता बढ़ेगी तो उनकी मांग बढ़ेगी और अंततः कीमत भी बढ़ जाएगी। तो करों में कटौती करने से भी महंगाई बढ़ती है। और लास्ट में अगर हम बात करें तो अप्रत्यक्ष करों को लागू करना। अगर सरकार ने अप्रत्यक्ष कर, दो प्रकार के कर होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अगर अप्रत्यक्ष करों को सरकार लागू करती है तो उससे भी महंगाई बढ़ती है। जैसे मान लो सरकार ने राजस्व बढ़ाना चाहा, तो वो क्या करेगी, अप्रत्यक्ष कर हो गया, जैसे उत्पाद कर हो गया, वेट हो गया, तो इनको बढ़ा देगी। अब उत्पादनकर्ता जो इकाई है ना, उत्पादनकर्ता इकाई अपने प्रॉफिट मार्जिन को प्रभावित नहीं करना चाहेगा, तो वो रेट बढ़ा देगा। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताऊं, मान लीजिए कोई पेन है, वो मतलब 4 रुपये का है, ठीक है। तो इसमें वो जो व्यापारी है वो 1 रुपये का लाभ कमा के, 1 रुपये का लाभ कमा कर वो 5 रुपये में बेचता था। अब पेन की रेट कितनी हो गई, 4 से बढ़ के 5 हो गई, लेकिन अब भी वो अपना लाभ कितना कमा रहा है, 1 रुपया, है ना, 1 रुपया कमा रहा है। तो अब कीमत कितनी हो गई, 6 रुपया। यानी कि वो अपने लाभ को तो सेम ही रख रहा है वो ना, लाभ को घटा नहीं रहा। तो वो अपना फिक्स जोड़ देता है कि मैं इतना लाभ तो कमाऊंगा। और सरकार अप्रत्यक्ष कर लागू कर देगी तो महंगाई तो बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर अप्रत्यक्ष टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लागू हो गया। तो ये भी एक महंगाई का कारण है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ना। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर अगर कीमतें बढ़ेगी तो भारत के अंदर भी मुद्रास्फीति बढ़ेगी। जैसे मान लो अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ,
तो रूस ने गैस और इनकी आपूर्ति रोक दी, सप्लाई रोक दी। भारत के अंदर भी आपूर्ति नहीं हो पाई, मतलब पूरे दुनिया के अंदर आपूर्ति नहीं हो पाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपूर्तिकर्ता ये रूस ही है गैस का। तो अब उसमें क्या हो गया, कीमतें बढ़ जाती है ना। अब मान लो रूस ने अगर गैस की, कच्चे तेल है मान लो, उसकी कीमतें बढ़ा दी, तो भारत को भी महंगा मिलेगा कच्चा तेल। भारत यहाँ पर महंगा कच्चा तेल लाएगा तो वो आम जनता को भी महंगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है। इसमें मैंने लिख भी रखा कि कुछ उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आयात किए जाते हैं, जैसे भारत रूस और अमेरिका इत्यादि से कच्चा तेल आयात करता है, लेकिन जब रूस या अमेरिका कच्चे तेल की कीमतें बढ़ाते हैं तो भारत में भी कीमतें बढ़ेगी। लास्ट में है मुद्रा प्रवाह की गति में वृद्धि। देखिए मुद्रा प्रवाह का ये सूत्र है, टोटल यूज ऑफ मनी इज इक्वल टू मनी सप्लाई बाय द गवर्नमेंट। तो ये मुद्रा प्रवाह का सूत्र है, अगर इसकी गति में वृद्धि होती है तो इससे भी महंगाई बढ़ती है। तो मैंने आपको ये 12 के 12 जो पॉइंट थे महंगाई बढ़ने के कारण, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, ये महंगाई बढ़ने के कारण है, इनके बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति के प्रभाव। मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या प्रभाव होता है, किसको नुकसान होता है, किसको फ़ायदा होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं निवेशकर्ता पर प्रभाव, यानी कि निवेशकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए निवेशकर्ता दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो कंपनियों के अंदर निवेश करते हैं। अब देखिए जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं ना, उनको निश्चित आय प्राप्त होती है ना। ये इन प्रतिभूतियों से निश्चित आय प्राप्त करते हैं। मान लो किसी सरकारी प्रतिभूति में उन्होंने 1 लाख रुपये लगा दिया किसी निवेशक ने, और उसको 10% की दर से यदि उसको ब्याज मिल रहा है तो वो 10% ही रहेगा। महंगाई अगर 20% हो गई तो भी उसको 10% मिलेगा, तो ये नुकसान हो जाएगा यहाँ पर। मतलब इनकी क्या है कि निश्चित आय रहती है ना, तो इनको नुकसान झेलना पड़ेगा। और कंपनियों में जो निवेश करते हैं वो क्या करते हैं कि महंगाई बढ़ी तो कंपनियों ने भी वो जो पैसा लगाते हैं निवेशक, उनकी आय के अंदर भी इजाफा कर देते हैं महंगाई के अकॉर्डिंग। तो जो कंपनियों में निवेश करते हैं उनको मुद्रास्फीति के अनुसार आय दी जाती है, तो इनको होता है फ़ायदा, है ना। यानी कि जो कंपनियों में निवेश करते हैं निवेशकर्ता, उनको होता है फ़ायदा, और जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं उनको होता है नुकसान। अब हम बात करेंगे निश्चित या अनिश्चित आय वर्ग वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जिनकी आय निश्चित होती है, यानी कि निश्चित आय वर्ग वाले कौन से होते हैं, जैसे अध्यापक हो गया, लेखाकार हो गया, तो इनको क्या होता है, नुकसान होता है। और अनिश्चित आय वर्ग वाले जैसे व्यापारी हो गया, तो इनको क्या होता है, फायदा। मुद्रास्फीति के अनुसार लाभ मार्जिन प्राप्त कर कीमत बढ़ा देते हैं। तो ये क्या होता है कि जितनी महंगाई बढ़ी तो उसमें भी अपना ये लाभ का प्रतिशत जोड़ देते हैं कि हम इतना लाभ तो प्राप्त करेंगे चाहे महंगाई कितनी बढ़े। तो इस प्रकार इनको हो जाता है फायदा व्यापारी को। और अध्यापक लेखाकार ये अपनी मर्जी से तनख्वाह थोड़ी बढ़ा सकते हैं, ये तो सरकार बढ़ाएगी अपनी से इनकी सैलरी, है ना। तो महंगाई बढ़ती जाएगी तो ये निश्चित आय वर्ग के ये हैं, मतलब ये अध्यापक लेखाकार, तो इनको निश्चित आय वर्ग में ये शामिल होते हैं, क्योंकि इनकी फिक्स होती है इनकम कि हर महीने का आपको जैसे 30,000 रुपये मिलेगा, 40,000 रुपये मिलेगा, है ना। तो इनको फिर नुकसान झेलना पड़ता है। तो निश्चित और अनिश्चित आय वर्ग वालों पर प्रभाव वो मैंने आपको बता दिया। किसान भाइयों की अगर हम बात करें तो इनको फ़ायदा मिलेगा। मान लो मुद्रास्फीति, किसी किसान ने मान लो गेहूँ, चावल, ये उन्होंने मतलब उनका उत्पादन कर लिया, और अचानक यदि उनके मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है गेहूँ और चावल के, यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, तो उनको होगा फ़ायदा, क्योंकि उनकी अब ज़्यादा कीमत पे बिकेगा उनका सामान। तो मुद्रास्फीति बढ़ती है तो किसानों के उत्पाद की कीमत भी बढ़ेगी, तो किसान भाइयों को क्या होता है, फ़ायदा होता है। आप ये ध्यान रखें, जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसको नुकसान होता है और किसको फ़ायदा होता है। तो किसान यानी कि कृषकों को फ़ायदा होगा। ऋणी एवं ऋणदाता पर प्रभाव। अब देखिए जो ऋणदाता होता है उसको होता है नुकसान, और ऋणी को होता है फ़ायदा। कैसे, जैसे मान लीजिए जो ऋणदाता है उसने 1 लाख रुपया दिया ऋणी को, जैसे आप समझिए ये जो ऋणदाता है इसने ऋणी को कितना दिया, 1 लाख रुपया, है ना। अब ऋणदाता ने बोला, ऋण देने वाले ने ऋणी को, भाई साहब आप 1 साल बाद आप मेरे को 1 लाख रुपये लौटा देना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ऋणी 1 साल के बाद में 1 लाख रुपया ऋणदाता को दे देगा। अब मान लो बीच में मुद्रास्फीति 10% बढ़ गई, है ना। अब ये ऋणदाता ऐसे बोलेगा कि भाई साहब मैं 1 लाख रुपए में, मुद्रास्फीति जब ये 10% बढ़ी, उससे पहले मैं 1 लाख रुपए में एसी ले सकता था, है ना। अब 10% बढ़ गई कीमत एसी की, यानी कि 1,10,000 रुपये की हो गई। अब ऋणदाता उस 1,10,000 तो नहीं ले सकता, क्योंकि बात हुई है कि 1 लाख रुपये लौटा देना।
अब ऋणी को इसमें क्या फ़ायदा हुआ कि ऋणी को जो मुद्रास्फीति बढ़ी है 10%, उसके हिसाब से 1,10,000 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा। और ऋणदाता को ये नुकसान हो गया कि अब उसको ऐसे 1,10,000 रुपये में लेनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। तो इस प्रकार ऋणदाता को तो होता है नुकसान और ऋणी को होता है फायदा। अगर हम बचत पर प्रभाव की बात करें कि इन्फ्लेशन से बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा और आपकी बचत हो जाएगी कम। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, भुगतान संतुलन के ऊपर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा महंगाई का। महंगाई बढ़ेगी तो निर्यात घटेगा। क्यों घटेगा कि मान लीजिए भारत के अंदर कोई फ़ोन है 100 रुपये का है, अब वो महंगा हो गया, मान लो 150 रुपये का हो गया। अब ये 150 रुपये का निर्यात मान लो ये श्रीलंका में करना चाहता है भारत की, मैं तो श्रीलंका में निर्यात करना चाहूँगा, तो श्रीलंका वाले तो मना करेंगे कि भाई साहब ये जो 150 रुपये का फ़ोन है हमारे यहाँ पर 120 रुपये में बिक रहा है, आप क्यों 150 रुपये में भेज रहे हो, हम तो नहीं खरीदेंगे। तो निर्यात क्या होगा, घटेगा। ठीक है, क्योंकि निर्यात महंगा हो जाएगा। निर्यात महंगा हो गया ना, पहले 100 रुपये में वो फ़ोन जा रहा था श्रीलंका में, अब 150 रुपये का जा रहा है, तो निर्यात महंगा हो गया, तो यहाँ पर श्रीलंका वाले मना कर देंगे, तो इससे निर्यात घट जाएगा और आयात बढ़ेगा। आयात क्यों बढ़ेगा, क्योंकि भारत में ये फ़ोन 120 का बिक रहा है और अमेरिका में, श्रीलंका में वही फ़ोन भारत में ये फ़ोन 150 का बिक रहा है और श्रीलंका के अंदर यही फ़ोन 120 का बिक रहा है। तो भारत यहाँ से श्रीलंका से आयात कर लेगा फिर, ठीक है, क्योंकि ये सस्ता है ना, तो आयात बढ़ जाएगा। अब इससे क्या होगा कि भुगतान संतुलन अपना खराब होगा। क्यों, क्योंकि निर्यात घट जाएगा। जब निर्यात, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करेंगे, समझिए आप ध्यान से, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, फॉरेन करेंसी। हमारे पास फॉरेन करेंसी यानी कि विदेशी मुद्रा ज़्यादा आएगी अगर हम निर्यात ज़्यादा करेंगे तो, क्योंकि हम उनको निर्यात करेंगे, बदले में वो हमारे को पैसा देंगे, तो पैसा वो उनके देश की मुद्रा के अंदर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉरेन करेंसी आ जाएगी। और फॉरेन करेंसी का हम क्या उपयोग करते हैं, हम अति आवश्यक चीज़ें दूसरे देशों से मंगवाने के लिए उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि हम विदेशी मुद्रा के अंदर भुगतान करेंगे। फिर अगर विदेशों से सामान मंगवाएंगे तो विदेशी मुद्रा के अंदर ही भुगतान करेंगे। तो निर्यात अगर हमारा कम हो जाएगा तो विदेशी मुद्रा अपने पास आएगी नहीं, ठीक है, और आयात हमारा बढ़ता जाएगा तो हमारा जो विदेशी मुद्रा है वो भी चली जाएगी, क्योंकि हम भुगतान तो विदेशी मुद्रा में करेंगे उनको, है ना। तो इस प्रकार जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन है, उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विदेशी मुद्रा खत्म हो जाती है, आवश्यक वस्तुओं का हम आयात नहीं कर पाएंगे इस दशा के अंदर। सातवां इसका कारण है वो है सार्वजनिक ऋणों पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है पब्लिक डेब्ट के ऊपर। देखिए, मुद्रास्फीति के कारण सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि जब कीमतें बढ़ती है तो सरकार सार्वजनिक योजनाओं पर अपने व्यय को बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए पैसा सरकार जनता से वसूलती है। 8वें पॉइंट की अगर बात करें तो यह है करों पर प्रभाव, यानी कि टैक्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि महंगाई के कारण सरकार के भी खर्चे बढ़ते हैं। भाई महंगाई बढ़ेगी तो सरकार का भी खर्चा बढ़ेगा, और सरकार वो खर्चे की पूर्ति कहाँ से करेगी, जनता पर कर लगाकर करती है तथा करों की दरों में वृद्धि करती है। अब कर के दरों में वृद्धि होगी तो महंगाई बढ़ेगी, तो ये भी एक महंगाई बढ़ने का कारण है। नैतिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो व्यापारिक वर्ग होते हैं ना, वो ज़्यादा फायदा पाने के चक्कर में जब महंगाई बढ़ती है तो वे मिलावट, जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी करते हैं, जिसके कारण नैतिक मूल्यों का पतन होता है। उत्पादकों पर प्रभाव, उत्पादकों यानी जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्पादक वर्ग को फायदा होता है। ये आप ध्यान रखना इस चीज़ को, उत्पादक वर्ग को फायदा होता है, क्योंकि वे जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं अगर इनकी कीमत बढ़ती है, ठीक है, तो इनको फायदा होगा, सीधी सी बात है, क्योंककि जिस दर से कीमत बढ़ी है उस दर से मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ाते, तो हो गया ना फायदा। तो ये सारे ये मुद्रास्फीति के कारण मैंने आपको बता दिए कि कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के कारण कौन कौन से हैं।